Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator डॉक्टर अखिलेश्वर कुमार। आज के सेशन में हम लोग जो सीरीज के रूप में है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कुछ और शेष रह गए हैं सब्जेक्ट 2 मार्क्स के लिए, जो उसे देखेंगे। देखते हैं। एक क्वेश्चन है, लैब क्या है? LAB। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि LAB लैब पढ़ते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। और ये 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर लैब का फुल फॉर्म जो होता है वो आपका लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। यहाँ पर ये आपका LAB क्या है? तो LAB का L का मतलब लैक्टिक, A का मतलब एसिड, B का मतलब बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये आपका लैब का फुल फॉर्म हो गया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो ये जानना है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या है, ये समझना है। तो लैब जो है LAB एक लैक्टोबैसिलस प्रजाति का एक प्रमुख बैक्टीरिया है। लैब एक बेसिलस बैक्टीरिया का जो 2 टाइप होता है। अगर गोलाकार बैक्टीरिया होता है तो इसको कोकस बोलते हैं, और यहाँ पर है बेसिलस का मतलब आपका रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं इस तरह से, तो इसे बेसिलस बोलते हैं। ये आपका शेप ऑफ बैक्टीरिया होता है। तो लैक्टोबैसिलस का मतलब आपका रॉड शेप्ड ये बैक्टीरिया होता है। जो गोल स्फेरिकल शेप में होता है उसको कोकस बोलते हैं, और ये जब रॉड शेप्ड होता है उसको बेसिलस बोलते हैं। तो ही लैब एक लैक्टोबैसिलस प्रजाति का एक प्रमुख बैक्टीरिया है। तो इसका मतलब है कि ये आपका जिसमें लैक्टिक एसिड पाए जाते हैं उसमें यह इस तरह के जो है सो आपका बेसिलस या लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ये शेप के आधार पर इसका नाम है। बेसिलस का मतलब आपका रॉड शेप्ड। और आगे देखते हैं, एक प्रमुख बैक्टीरिया है। ये खाद्य किण्वन पदार्थों जैसे आपका दूध, दही, पनीर, योगर्ट एक आपका दूध एवं दूध से बनी हुई चीज मटेरियल्स हैं, ETC में प्रमुखता से पाया जाता है। यह सब में जो है सो आपका यह पाया जाता है। अब इसका मुख्य उपयोग जो है सो क्या है? ये जनरली जो है जैसे दूध से
दही में बदलना, आपका पनीर का निर्माण, ये सब में जो है आपका ये लैब का काम है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड एक बैक्टीरिया है जो ये सब आपका ये काम करता है। तो यही आपका बतलाना था कि लैब क्या है। तो लैब एक लैक्टोबैसिलस प्रजाति का एक प्रमुख व्यक्ति खाद्य किण्वन पदार्थ दूध, दही, पनीर, योगर्ट इसमें प्रमुखता से पाया जाता है। तो ये आप उम्मीद है कि आपको समझने में ये आसानी हुई होगी। और अगर आप इसे समझने में आसानी हुई है तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो भी अगर पसंद है तो आप इसको जो है सो लाइक अवश्य करेंगे और इसे जो है अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के बीच शेयर करेंगे। और अगर न्यू लर्नर हैं तो आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है? देखिए ये भी एक आपका क्वेश्चन है। साइक्लोस्पोरिन ए, तो अब देखना है कि ये क्या है। एक विशेष तरह के फंजाई ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा नामक एक फंजाई होता है जिससे एक विशेष तरह के प्राप्त होते हैं मटेरियल जिसको साइक्लोस्पोरिन ये कहते हैं। और इसका मुख्य फंक्शंस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय इसका जो उपयोग किया जाता है कि कोई अंग जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो वह फेल नहीं हो ट्रांसप्लांटेशन, उसके लिए जैसे इसका साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग किया जाता है। हमारे शरीर में जो है आपका एक इम्यूनिटी पावर होती है और क्योंकि अगर हम किडनी या हार्ट या और कोई भी आपका लंग्स है उसका अगर हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज, वह जब इस अंग को दूसरे अंग को अगर हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसे फॉरेनर पार्टिकल समझकर उसको जो है उसके विरुद्ध अगेंस्ट में नष्ट करने के लिए वो जो है सो आपका फॉरेनर पार्टिकल्स माने एंटीजन हो गया। वो एंटीजन समझ करके उसे एक विशेष तरह के एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं और उसे जो है सो नष्ट कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप जो है ट्रांसप्लांटेशन की क्रिया नहीं हो पाती है। तो उसको रोकने के लिए आपका साइक्लोस्पोरिन ए का प्रयोग किया जाता है, जो ये जो है ट्रांसप्लांटेशन फेल होने की संभावना को यह आपका कम करता है। तो इसके बारे में ही लिखना है कि इसे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा नामक फंजाई से प्राप्त किया जाता है। इसे ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा का प्रयोग अंग प्रत्यारोपण,
अंग प्रत्यारोपण माने आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जैसे किडनी, हार्ट, लंग्स, ये सब होने की संभावना को कम करने के लिए रक्षा संदमक कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। ये आपका हो गया कि एक्लोस्पोरिन ये क्या है, तो इसे जो है एक विशेष तरह के फंजाई से ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा नामक फंजाई से प्राप्त किया जाता है और इसका प्रयोग जो है अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सच एज लीवर, किडनी, लंग्स, हार्ट्स और अन्य जो अंग का है प्रत्यारोपण के असफल होने की संभावना को कम करने के लिए प्रतिरक्षा संदमक, वही आपका जो एंटीबॉडी का जो निर्माण करता है एंटीजन को समझकर कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये आपका साइक्लोस्पोरिन क्या, ये आपका 2 मार्क्स का है, बस 2 लाइन। इसको पॉइंट में भी हम लिख सकते हैं कि यह ट्राइकोड, फर्स्ट पॉइंट ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा फंजाई से प्राप्त होता है। अब इसका मेन जो है आपका अंग प्रत्यारोपण के असफल होने की संभावना को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बस 2 पॉइंट्स 2 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 3, खाद एवं जैव उर्वरक में क्या अंतर है, ये आपका एक क्वेश्चन है। खाद एवं जैव उर्वरक, ऐसे हम लोग भी यूरिया है, डीएपी है, उसको भी हम लोग खाद बोलते हैं, लेकिन वो खाद नहीं है, वो आपका फर्टिलाइजर है, उर्वरक है। और उर्वरक वो केमिकली सिंथेटिक फर्टिलाइजर हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में है कि जैव उर्वरक क्या है, बच्चे लोग इसको समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन को। उर्वरक व खाद को भी वही समझ लेते हैं, यूरिया, डीएपी, ये फॉस्फेट, इसको समझ लेता है, लेकिन वो खाद नहीं। खाद का मतलब जीव जंतुओं के अवशेष कि सड़ने गलने से या अवशेष से जो आपका पदार्थ बनता है वो आपका खाद कहलाता है। और वनली उर्वरक, जिसको इंग्लिश में फर्टिलाइजर बोलते हैं, केमिकली सिंथेसिस कल कारखानों में किया जाता है, वो आपका फर्टिलाइजर या उर्वरक कहलाता है, जैसे यूरिया, फॉस्फेट, ये सब है आपका, डीएपी। लेकिन यहाँ पर है जैव उर्वरक। जैव उर्वरक का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे आपका ब्लू ग्रीन अलगी, बैक्टीरिया, राइजोबियम जो है, ये सब जो है सो स्वतंत्र रूप में या सिम्बायोन्ट के रूप में रहकर आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, वो आपका जैव उर्वरक कहलाता है। जैव का मतलब आपका जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपका फर्टिलाइजर्स की तरह काम करते हैं, वो आपका जैव उर्वरक हुआ। तो इसको, ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन समझने की चीज है। खाद एवं जैव, इसको मैन्योर बोलते हैं, बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं, इंग्लिश में बायो फर्टिलाइजर, खाद, मैन्योर, यही समझना। सबसे पहले हम खाद के बारे में देखेंगे कि खाद है क्या चीज। तो फर्स्ट पॉइंट, जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन के फलस्वरूप
अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। ये आपका एक पॉइंट हुआ ये कि जीव जंतुओं के अपशिष्ट माने व्यर्थ पदार्थ जो होते हैं ये अपघटन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है कि ये मिट्टी की टेक्सचर का मतलब उसकी जो उर्वरा शक्ति है, उसकी बनावट जो है, तो मिट्टी की टेक्सचर को बनाए रखता है। माने मिट्टी का जो गुण है ना चाहिए, उसमें पौधे उगे, पौधा जो है सरवाइव करे, ये मिट्टी की टेक्सचर को बनाए रखता है एवं जल धारण की क्षमता को बढ़ाता है। माने उस मिट्टी में जो आपका खाद होता है उसमें अधिक समय तक पानी का ठहराव हो, उसी को कहते हैं जल धारण की क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जितना पानी उसमें अधिक समय तक रहेगा फसल अच्छा होगा, नमी अधिक समय तक बनाए रखेगा। बलुआही मिट्टी है उसमें जल धारण की क्षमता बिल्कुल कम होती है, अभी पानी भर देते हैं कुछ घंटों में, आधा घंटे के बाद सब समाप्त हो जाता है, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। लेकिन ये जो है आपका खाद वाले जो एरिया होता है, जो मिट्टी में जब डालते हैं तो आपका उसमें जल धारण की क्षमता और मिट्टी के टेक्सचर को बनाए रखने में मददगार होता है। तो ये आपका खाद के बारे में 2 पॉइंट हुआ कि क्या अंतर है। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, खाद में यह चीज होता है। अब उर्वरक, जैव उर्वरक के बारे में लिखते हैं। देखिए जैव उर्वरक, अब जैव उर्वरक क्या है? फर्स्ट पॉइंट, वैसे सूक्ष्म जीव जो स्वतंत्र या सिम्बायोट सहजीवी जिसको बोलते हैं, सिम्बायोट या सहजीवी, वैसे सूक्ष्म जीव जो स्वतंत्र या सिम्बायोट रूप में रहकर एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय N2 फिक्सेशन स्थिरीकरण जिसको बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, N2 फिक्सेशन का कार्य करते हैं, जैव उर्वरक कहलाता है। जैव उर्वरक कहलाता है। तो खाद और जैव उर्वरक में मेन रूप से ये जीव जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थ, गोबर है या पेड़ पौधा का टहनी है, पत्ता है, सड़ने गलने से जो बनता है वो मिट्टी में मिल करके वो आपका खाद का निर्माण करता है। लेकिन जैव उर्वरक क्या है? एक सूक्ष्म जीव होते हैं, और वो सूक्ष्म जीव जो है सो आपका बैक्टीरिया, इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, बैक्टीरिया, जीवाणु, या फिर ब्लू ग्रीन अलगी, बीजीए, ब्लू ग्रीन अलगी, ये जो है आपका, ये आपका जैव उर्वरक है। इसमें आपका नॉस्टॉक, राइवुलेरिया, ये सब जो है सो एनाबीना, ये सब आपका है। बैक्टीरिया में राइजोबियम का नाम सुने होंगे, जो कि दलहन फसल के जड़ों की गांठ में वह जो है सो आपका सिम्बायोट के रूप में वह पाया जाता है। तो बैक्टीरिया, राइजोबियम, लेग्यूमिनोस्पोरम, और आपका बीजीए ब्लू ग्रीन अलगी, जो नॉस्टॉक, एनाबीना, राइवुलेरिया, ये सब जो है सो होते हैं। तो ये आपका दूसरा, इसमें ये भी हम पॉइंट लिख सकते हैं कि ये भी जो है सो आपका मिट्टी के टेक्सचर को बनाए रखता है।
मिट्टी की टेक्सचर को बनाए रखता है। ये आपका एरिया आपका जहां पर वाटर का, वैसे मिट्टी जहां पर वाटर होल्डिंग होता है वहीं पर ये सब जो है सो ग्रो करते हैं, ये ब्लू ग्रीन अलगी खास है। और इसमें जो है बैक्टीरिया में कोई जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया जहाँ पर वाटर वाला एरिया है वहीं पर वह सर्वाइव करे, क्योंकि दलहन फसल जो है उसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती नहीं है। लेकिन बीजिए जो है ब्लू ग्रीन अलगी जो है धान के खेतों में, धान में जो है आपका पानी का जमाव ठहरा बहुत जरूरी है, तो वैसे ही स्थान में यह ग्रो करता है। तो यह आपका वाटर होल्डिंग और वाटर होल्डिंग की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है। तो ये आपका यहाँ पर खाद एवं जैव उर्वरक में क्या अंतर है ये समझना था। तो अगला क्वेश्चन जो है आपका 4, तो देख रहे हैं कि प्रतिबंध एंजाइम क्या है, या इसको इंग्लिश में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्टेड, प्रतिबंधित एरिया जिसको बोलते हैं, किसी खास स्थान पर, जैसे कहता है कि प्रवेश निषेध, रेस्ट्रिक्टेड एरिया मतलब खास लोग ही उस एरिया में जा सकते हैं, रह सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का एक वर्ग है। यह आपका जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो आपका ई कोलाई नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया था, और जिसे हम इको R1 कहा जाता है। इको मतलब ई कोलाई R1, या R जो है सो आपका टाइप हुआ, तो ई कोलाई बैक्टीरिया से यह पहले प्राप्त किया गया था। तो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है या प्रतिबंध एंजाइम जो प्राप्त हुआ था वो आपका इको R1 था। इको R1 एक तरह के टाइप ऑफ प्रतिबंध एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो आपका कहता है कि एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का एक वर्ग है, माने न्यूक्लियस के अंदर जो है सो पाए जाने वाला है, जो डीएनए अणुओं को वह काटता है। डीएनए जो होते हैं आपका इस तरह से, ये आपका डीएनए डबल स्ट्रैंड हुआ, ये आपका डीएनए के डबल स्ट्रैंड को, या अब इसमें जो है सो आपका नाइट्रोजिनस बेस पेयर होते हैं, जो आपका कहता है कि 4 और 6 बेस पेयर के एरिया पर इस तरह से होते हैं, जैसे ए जी टी सी टी जी सी टी जी ए, इस तरह से जैसे आपका सीक्वेंस होते हैं। और दूसरा जो है इसी का स्टैंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा, यहाँ पर जी हो जाएगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर जी होगा, यहाँ पर सी होगा, ए टी, जी के जगह पर सी, सी के जगह पर टी। इस तरह से आपका डबल स्टैंडेड ए और टी जो है डबल स्टैंड द्वारा, ये ट्रिपल बॉन्ड द्वारा इस तरह से जुड़े रहते हैं। तो यह जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वह डीएनए को एक सीक्वेंस में को पहचान कर काट कर काम करता है, जिस उसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब होता है आगे से, इधर से भी या और इधर से भी, दोनों तरफ से पढ़ते हैं तो एक जैसा समझ में आता है, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। जैसे आपका हिंदी में एक शब्द है मल या लम, अगर इधर से भी पढ़ते हैं मल या लम और इधर से भी पढ़ते हैं तो आपका मल या लम, दोनों तरफ से पढ़ने पर समान जहाज, निशानी, ये सब शब्द जो होते हैं दोनों तरफ से पढ़ते हैं, इधर से भी इधर से भी, तो आपका समान उच्चारण होता है। उसी तरह से डीएनए में कुछ ऐसे सेगमेंट होते हैं
जो आपका 4 से 6 बेस पेयर वाले होते हैं, तो इधर से भी पढ़ने पर और इधर से भी पढ़ने पर समान लेटर का उच्चारण होता है, उसको पैलिंड्रोम कहते हैं। और उसी एरिया पर पैलिंड्रोम पर ही जो है यह आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो इंडोन्यूक्लियेज है, वो या तो साइड में काटता है या तो फिर आपका वो बीच में भी कटिंग करता है, या इधर भी आपका काटा, इधर भी काट सकता है, इधर भी काट सकता है, यह बीच वाला भाग को काटता है। अगर ये साइड में जो किनारे में जो काटा उसको एक्सोन्यूक्लियेज बोलते हैं। एक्सो माने आउट, डीएनए के लास्ट छोर को जब काटता है तो एक्सोन्यूक्लियेज, जब इसके बीच वाले भाग को काटता है तो इंडोन्यूक्लियेज कहलाता है। तो इस आपका प्रतिबंधन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जैसे 2 टाइप्स होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियेज और एक एंडोन्यूक्लियेज। और यह जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है उसका 2 फंक्शन होता है। एक होता है कि डीएनए के सिरे पर मिथाइलेशन का काम करता है। मिथाइलेशन से क्या होता है कि कोई और जो है कोई एंजाइम उसको काट नहीं सकता है। और एक दूसरा जो होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वह कहता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को काटने का काम करता है। तो जो दो डीएनए स्ट्रैंड को जो काटने का काम करता है वो आपका ये खास करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहलाता है। और वह इफेक्ट जो है 2 तरह के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेज और एंडोन्यूक्लियेज। एंडोन्यूक्लियेज जो है आपका स्ट्रैंड को, लंबा स्ट्रैंड है उसको बीच में काटने का काम करता है, और एक्सोन्यूक्लियेज जो है आपका डीएनए के साइड में काटने का, इधर या तो इधर काटने का काम करता है, और उसी स्थान पर काटता है जहां पर पैलिंड्रोम रीजन होते हैं। और इधर हो चाहे इधर हो चाहे इधर हो, और वह पैलिंड्रोम जो है 4 से 6 बेस पेयर, जैसे आपका ए जी, ए टी, जी सी, सी जी, टी है, इस तरह से 6 लेटर का एक आपका स्ट्रैंड होता है जो दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा होता है। जैसे आपका GATTAC घटाक। अब देखिए इधर से GATTAC, अब इधर से अगर इसका कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड देखेंगे तो यहाँ पर G, अब यहाँ पर T, तो यहाँ पर T हो गया, यहाँ पर जो है A और यहाँ पर C। देखिए ये 4 लेटर का समूह है GTAC। अब इसका जो कंप्लीमेंट्री होता है यहाँ से भी GTAC, यहाँ से हुआ GTAC, GTAC इधर से भी पढ़े, और इधर से जब पढ़ रहे हैं नीचे वाला में, इसका जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, C के जगह पर G जुड़ता है, A के जगह पर T जुड़ता है, T के जगह पर A जुड़ता है, G के जगह पर C जुड़ता है। यहाँ से भी पढ़ते हैं GTAC, और यहाँ पर भी GTAC। जिस तरह से हिंदी में हमने अभी बतलाया कि मलयालम शब्द है, तो पैलिंड्रोम क्या है ये भी हम कि डीएनए में वैसे आपका 4 से 6 बेस पेयर्स वाले स्ट्रैंड होते हैं जो दोनों तरफ पढ़ने से समान लेटर का उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण हम दे सकते हैं GTAC, तो इसके बीच में आपका GTAC, अगर हम यहाँ पर C बना देते हैं तो देखिए GTAC, तो यह एरिया जो है, ये एरिया जो हुआ GTAC, ये आपका जो एरिया हुआ वो आपका इसको जो है सो इंडोन्यूक्लियेज पहचानने का काम करता है, और इसी पॉइंट पर वह काटने का काम करता है। GTAC यहाँ पर जिसने बताया GTAC, तो ये आपका पैलिंड्रोमिक एरिया हुआ, और यहीं पर इंडोन्यूक्लियेज आपका कटिंग करता है। कटिंग का काम इसी क्षेत्र पर, यहाँ पर काटता है, यहाँ पर काटता है। तो ये है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हुआ। तो एक आपका इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का एक वर्ग है जो डीएनए अणुओं को काटता है। प्रत्येक एंजाइम डीएनए किनारा में न्यूक्लियोटाइड्स के एक अद्वितीय माने स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानता है, इसी सीक्वेंस को पहचानता है। अगर साइड में ये लेटर अगर इस तरह से रहता है GTAC, तो यहाँ पर भी काटता, अगर इधर साइड में है तो यहाँ पर भी काटता, जहां पर वो है पैलिंड्रोमिक एरिया वहीं पर वह काटने का काम करता है। ये आपका प्रतिबंध एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए प्रोब। प्रोब क्या है? प्रोब का मतलब भी यहाँ पर होता है किसी चीज की सही जानकारी प्राप्त करना। तो डीएनए प्रोब जो होता है डीएनए या आरएनए का, प्रोब का मतलब यहाँ पर डीएनए प्रोब, डीएनए या आरएनए का एक छोटा सेगमेंट, डीएनए तथा आरएनए का एक छोटा सेगमेंट होता है जो डीएनए प्रोब कहलाता है। अब हमें किसी डीएनए की जांच करना है कि उसके जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या है, तो उसके डीएनए प्रोब को लिया जाता है और जो सैंपल डीएनए होता है उसको जो है एक साथ रखा जाता है। तो उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होते हैं वो एक साथ दोनों स्ट्रैंड आ जाते हैं। वो डबल स्ट्रैंड या सिंगल स्ट्रैंड होते हैं जनरली प्रोब जो होते हैं। तो इस तरह से दोनों जो जब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जब एक जैसा होता है, जैसे यहाँ पर ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये आपका डीएनए प्रोब, और जिस डीएनए प्रोब का हमें सीक्वेंस, डीएनए स्ट्रैंड का हमको सीक्वेंस मालूम करना रहता है, उसको यहाँ पर इस तरह से दिया जाता है। अब इसमें हम पहले से जानकारी रहती है कि ए है, टी, जी, सी, जी, सी। अब ये जो आपका जो सैंपल डीएनए का है वो अब इसके साथ ये जो है अगर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मिलता है तो उसके साथ वो हाइब्रिडाइज करता है, उसके साथ वो मिल जाता है। जिस तरह से ताला और चाबी होता है कि जिस ताले का चाबी एडजस्टेबल होता है उसी से वो खुलता है, ऐसे सेम यहाँ पर कि यह जो आपका जो डीएनए प्रोब है और जो हम डीएनए का जो सैंपल, जीनोम सैंपल है, उसका जो अगर इसके साथ मैच करता है तो उसके साथ मिल करके हाइब्रिडाइज कर देता है, वही आपका उनके साथ संकरण करता है। माने ए के साथ यहाँ पर टी हो गया, अगर उसके साथ इस तरह से है, टी के साथ ये हो जाएगा, जी के साथ सी, सी के साथ जी, जी के साथ सी, और सी के साथ जी। इस तरह से आपका कॉम्प्लीमेंट्री ये हुआ, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी, टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी का सी, सी का जी, जी का सी, सी का जी। इस तरह से जो है आपका एक जो है हाइब्रिडाइज्ड आपका निर्माण, संकरण करता है। वह पूरक अनुक्रम में पाए जाने पर अगर इसके एडजस्टेबल कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है, बेस है, तो उसके साथ वो हाइब्रिडाइज। और इस तरह से हम इसकी जानकारी कर लेते हैं कि जो डीएनए सैंपल हम लिए थे कि उसका जो सीक्वेंस क्या है नाइट्रोजिनस बेस का, तो ये तो इसकी जानकारी थी, इसको जैसे ज्ञात रहता है। तो इसके अनुसार ये आपका टी, ए, सी, जी, सी, जी, इस तरह से जो है कौन डीएनए में इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका तो हम जान रहे हैं, तो कि आने वाला जो होगा वो तो हम जान रहे हैं कि ये है तो यहाँ पर टी होगा, टी है तो ये है, ये तो जान रहे हैं। लेकिन कौन से डीएनए सेगमेंट में इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इस तरह से हम आपको ये आपका डीएनए प्रोब के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं और उसकी सही सीक्वेंस किस डीएनए में इसका कॉम्प्लीमेंट्री है या इसका मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, तो इस तरह से हम पता कर लेते हैं। तो डीएनए प्रोब जो है आपका बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जिसके जो है सो आपका उपचार में जो है सो मदद मिलता है कि किस तरह के उसमें डीएनए स्ट्रैंड है, किस आपका पैथोजेंस का है, कैंसर है और भी जो भी है उस तरह का रोग, तो उससे यह जो है सो आपका डीएनए प्रोब के द्वारा पता चल जाता है। तो डीएनए प्रोब आपका डीएनए और आरएनए का आपका छोटा सेगमेंट्स जो है आपका डीएनए प्रोब कहलाता है। प्रोब का मतलब जानकारी प्राप्त करना है, इस सही रूप से जानकारी प्राप्त करके उसको पता करना, यही प्रोब कहलाता है। तो आज का सेशन यहीं पर हम समाप्त करते हैं और आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए और सपोर्ट के रूप में आप लोग हमें जो है सो सिर्फ बायोलॉजी टीचिंग सेंटर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और अगर इस तरह का वीडियो अगर पसंद आ रहा है, आपके लिए बेनिफिटेड है, यूजफुल है, तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। थैंक यू।